नमस्ते बच्चों। आज का हमारा नया विषय है अपठित गद्यांश। आपका चैप्टर नंबर 18। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अनसीन पैसेजेस। वी माइट हैव स्टडीड इन अवर प्रीवियस क्लास। इफ नॉट, प्लीज लिसन केयरफुली। अपठित गद्यांश को हिंदी में ये अपठित कहते हैं और इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस कहते हैं। Let us see the definition of apatith gadyansh or unseen passage. Okay children, are you all ready? Yes, this is also going to be very interesting children, like the last topic we did in the last class. This is also one among the creative writing. ये हमेशा आप लोगों को हर टेस्ट या एग्जाम में पूछा जाएगा and it will be different. ठीक है, क्यों ये डिफरेंट होएगा मैं बीच में आपको बताऊंगी। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले कभी पढ़ा ना हो। What do you mean by unseen passage? It means that a portion of a chapter or a textbook or anything which is taken from somewhere where you have not studied before. ठीक है, आप लोगों ने कभी कहीं से भी पढ़ा नहीं होगा। It will be very new for you to see. अपठित गद्यांश को हल करने के अभ्यास से छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। Your writing skill develops. This sentence particularly means that by reading these unseen passages and by revising and by answering the questions based on these passages, you are increasing the ability of writing skills. आपकी लिखित अभिव्यक्ति, सोचने का और लिखने का स्किल्स बढ़ता है। ठीक है, इससे छात्रों की भाषा शुद्ध होती है। भाषा शुद्ध होती है यानी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। यू विल ट्राई टू रीड इट इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो योर ग्रामेटिकल स्किल्स विल ऑल्सो इम्प्रूव। आप लोग व्याकरण में जो गलतियां करते आ रहे हो छोटी छोटी, वो सब भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सुधरेगी। ठीक है बच्चों, अब पता चला क्यों हम इसे सीखेंगे और क्यों हमें सीखना चाहिए। बिकॉज इट इज़ नॉट टू बी बाय हार्टेड। आप कहीं से भी इसको बाय हार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कोई चैप्टर्स या पोएम्स दिया हुआ है, उन्हें तो आप पढ़ लिख कर उसके उत्तर अच्छे से रट कर लिख सकते हो, बट इनको रट नहीं सकते हो। इसीलिए इसे रचनात्मक कार्य कहते हैं, यानी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। सो ये सब टॉपिक्स उसके अंडर में आता है बच्चों। दीज टॉपिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या करना है एंड देन राइट इन योर ओन वर्ड्स. Let us see what are the rules to be followed here while writing the unseen passages. गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें. To solve the questions given below under the passage, what are the rules to be followed? Let us see. पहला, गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ ले. इसे मैं और हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से देखो. गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ ले. कोई भी क्रिएटिव राइटिंग स्किल क्यों ना हो बच्चों, उसे पहले ध्यान से 2 से 3 बार देख लिया करो. उससे अच्छे से आप अपने दिमाग में ही उसके प्रति कुछ सवाल जवाब सोच लिया करो. ठीक है ना. तो इसे इस अनसीन पैसेज को भी 2 से 3 बार वी हैव टू केयरफुली रीड इट. ओके. सेकेंड पॉइंट, मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगाए. If you think some of the point or some sentence is very important, you can even underline with the pencil. तीसरा पॉइंट, प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में से खोजे. Very important thing to know children. First of all, never panic because all the questions whichever is going to be asked will be from the passage itself. It will not be from anywhere outside the passage. ठीक है. तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि हर एक उत्तर कहाँ पे छुपा हुआ है पैसेज में, वहीं से आपको ढूंढकर उत्तर को लिखना है. ओके. सो ऑल द आंसर्स विल बी इन योर पैसेज इटसेल्फ. फोर्थ पॉइंट, जितनी बात प्रश्न में पूछी गई हो केवल उसी का उत्तर दे. वॉट एवर हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, प्लीज गिव रेलिवेंट आंसर्स. जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर दो. हमें बहुत बड़े बड़े लाइंस 2 से 3 वाक्यों में उत्तर सेंटेंसेस नहीं लिखना है. ठीक है. वी डोंट वांट टू मच डिटेल अबाउट द
टॉपिक चिल्ड्रन, जितना पूछा गया, वॉट एवर इज बीन आस्क्ड, गिव द रेलिवेंट आंसर। लिखते समय वर्तनी संबंधी सावधानी अवश्य बरते। वर्तनी क्या है? जेंडर्स, वचन, लिंग, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है। हमें बोलते समय भी हमें वर्तनी को शुद्ध रखना है और लिखते समय भी, while we are saying something, while we are reading, also we have to keep our grammatical things correctly, and also while writing we have to analyze and write properly. लड़का है तो क्या आएगा, लड़की है तो क्या आएगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना चाहिए। The fifth point says, गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी दे। ये प्रश्न हमेशा काफी बार पूछा जाता है। क्या है ये प्रश्न और कैसे लिखते हैं, इसका उत्तर आइए जानते हैं। गद्यांश का एक उचित शीर्षक यानी गिव अ suitable title for the given passage. This question literally means that give a suitable title, एक उचित शीर्षक, whatever you think the topic is suitable, यानी उस पे जो भी टाइटल सूट करता है वो टाइटल देना है, ठीक है। तो शीर्षक का मतलब है टाइटल, ठीक है। तो कभी घबराना मत कि ये अचानक से ये कौन सा प्रश्न पूछ लिया जो कि पैसेज में नहीं है। इट इज नथिंग आउट ऑफ द पोर्शन चिल्ड्रन, पैसेज के बाहर से नहीं है। यू जस्ट हैव टू गिव अ suitable टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। नाउ यू विल अंडरस्टैंड, लेट अस डू द एग्जाम्पल। यहाँ पे पहला उदाहरण दिया हुआ है, नीचे कुछ गद्यांशों के उदाहरण दिए गए हैं। Few examples of the unseen passages are given children. Let us see. पहला वाला, ध्यान से देखना, मैं जो पढ़ रही हूँ आप लोग भी ध्यान से देखना। एक बार स्वामी विवेकानंद जापान में रेल से यात्रा कर रहे थे। Once upon a time, स्वामी विवेकानंदा was traveling from Japan in the train. रेल मतलब ट्रेन एंड यात्रा मतलब ट्रैवल, ठीक है। सफ़र करते समय उन्हें फल खाने की इच्छा हुई। While traveling, he felt like eating some fruits. उन्होंने कई स्टेशनों पर फल खोजे पर नहीं मिले। He tried to search in many of the stations for fruits, but he could not find them. उन्होंने परेशान होकर कहा, यह जापान कैसा देश है, यहाँ खाने को फल भी नहीं मिलते। In a depressed manner, after searching for fruits, he said that what kind of a country is this Japan? We don't even get fruits to eat here. He said this sentence. तो आइए जानते हैं क्या हुआ उसके बाद। उनके पास ही एक जापानी युवक बैठा था। जापानी युवक मीन्स क्या चिल्ड्रन? अ पर्सन who belongs to Japan. Okay, fellow traveler who was going with him, he was from Japan. तो वो बैठा था। जब उसने ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। कौन सी बात चिल्ड्रन? कि जापान कैसा देश है, यहाँ पे फल भी नहीं मिलते। जब अपने देश के बारे में ऐसी कड़वी बात सुनी तो he did not like it. These words, this sentence hurt him. Okay, so आइए जानते हैं फिर क्या हुआ। वह अगले ही स्टेशन पर उतर गया। He got down in the next station. क्यों उतरा आइए जानते हैं। जब वह वापस लौटा तो उसके हाथ में फलों की एक टोकरी थी। When he returned back in the next station, he had a basket full of fruits in his hand. ठीक है, फलों की टोकरी यानी basket full of fruits. उसने वह टोकरी स्वामी जी को दे दी। He gave that fruits basket to स्वामी विवेकानंद. स्वामी जी ने मुस्कुराकर उस युवक को धन्यवाद किया। He smiled at that young boy and he said thank you. धन्यवाद का मतलब है thank you. उन्होंने उस युवक से पूछा, इन फलों का क्या दाम है? He asked that young boy, what is the price of this basket or fruits? So let us see what he replied. युवक ने कहा, he replied, the young boy replied, बस आप भारत लौटकर यह न कहे कि जापान में फल नहीं मिलते। Please don't go to India and tell that you don't get fruits in Japan. This is what I expect from you in return. Because this sentence made him depressed, hurt him. Okay? तो it really hurted him a lot. तो ये यही चाहता था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बदले में बस आप भारत जाकर you just go when you return to India. Please don't tell anyone that Japan
is such a kind of a country where you don't even find fruits. So what is the moral of the story children? इस कहानी से, इस पैसेज से आपको क्या पता चलता है कि बिना सोचे समझे, बिना ढूंढे किसी निर्णय पे नहीं आना चाहिए. वी शुड नॉट कम टू अ डिसीजन वेरी सून. वी हैव टू फर्स्ट लुक हियर एंड देयर एवरीवेयर, है ना. जितनी पॉसिबल रास्ते हैं सारा जगह पे ढूंढना चाहिए. ओनली देन वी शुड कम टू अ कंक्लूजन. सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड. आई एम श्योर अगर आप लोगों को ये पैसेज समझ में आया होगा तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, है ना. लेट अस डिस्कस. रेल से कौन यात्रा कर रहे थे? Who was traveling from the train? Yes, the answer is very simple. रेल से स्वामी विवेकानंद यात्रा कर रहे थे. Yes, who was traveling from the train children? स्वामी विवेकानंद was traveling from the train. दूसरा प्रश्न, स्वामी जी स्टेशनों पर क्या खोज रहे थे? What was he searching for in all the stations? Please try to answer this question children. Yes, fruits, nothing but fruits. आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है. स्वामी जी स्टेशनों पर फल खोज रहे थे. ठीक है, ही वॉज लुकिंग फॉर और ही वॉज सर्चिंग फॉर फ्रूट्स इन ऑल द स्टेशंस. तीसरा प्रश्न, अपने देश की बुराई सुनकर जापानी युवक को कैसा लगा? बाय लिसनिंग हिज ओन कंट्रीज बैड थिंग, हाउ डिड ही फेल्ट? ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपने देश की बुराई सुनकर जापानी युवक को बहुत बुरा लगा. इट रियली हर्टेड हिम अ लॉट बाय लिसनिंग दीज सेंटेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, युवक ने फलों का क्या दाम बताया? व्हाट वाज द प्राइस सेट बाय द यंग बॉय टू स्वामी विवेकानंद? लेट अस सी. उसने कुछ पैसे लिए? नहीं. इन रिटर्न उसने क्या मांगा था? आइए जानते हैं. युवक ने कहा कि स्वामी जी अपने देश जाकर जापान की बुराई ना करें. Please, after returning to India, don't tell anything bad about the country Japan, okay, about my country. He only asked for this thing. The last question is, गद्यांश में से दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए. कुछ इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं बच्चों. यानी हमें सबको पता है संज्ञा क्या होता है. संज्ञा इज नथिंग बट nouns. Very good. So we also know what are nouns and what are its types. We also know that there is proper noun, common noun, abstract noun, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्या कहते हैं? तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा. यस, तो हमें पता है इन तीन नाउन्स के बारे में. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा means proper noun. First you understand the question carefully. So what are the proper nouns we come across in passage? We have to write it here. तो क्या है उत्तर? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे स्वामी विवेकानंद. इट इज अ नेम ऑफ अ ग्रेट पर्सन, है ना. प्रॉपर नाउन है ये. और एक प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? जापान. वेरी गुड, क्योंकि ये कंट्री, देश का नाम है. प्रॉपर नाउन है. ठीक है, तो इस तरह के पर्यायवाची हो सकता है, विलोम शब्द हो सकता है. तो ऐसे कई तरह के प्रश्न भी पैसेज के ऊपर ही निर्धारित प्रश्न पूछ सकते हैं. इट विल बी फ्रॉम द पैसेज, नॉट आउटसाइड द पैसेज. ओके, so you have analyzed the first example. You know what kind of a questions will be asked. Let us also see the second example. See, बहुत समय पहले की बात है. once upon a time, बहुत समय पहले की बात है. long time ago, उज्जैन में भोज नामक राजा का राज था. भोज नामक, a king who ruled was भोज, तो उसका राज था. he ruled the kingdom. वह बहुत ही पढ़ा लिखा था. he was very well educated. ठीक है, वह पंडितों और विद्वानों का बहुत ही सम्मान करता था. he used to also respect all the literates. जो भी पढ़े लिखे थे, all the saints, all the person, विद्वानों, जो भी knowledgeable person, सबका रेस्पेक्ट करता था. जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब उसकी उम्र 7 वर्ष की थी. When his father died, his age was only 7 years. इतनी छोटी आयु में उसका राज्याभिषेक होना संभव नहीं था. Once when the king is killed, whoever is his son will be named or denoted as a king next. But लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष की थी. He was only of 7 years of age. So he was actually not fit for to become a king. इसलिए राज्य के मुख्य व्यक्तियों ने सलाह की कि
भोज के बड़े होने तक उसके चाचा मनुज राज्य का काम संभालेंगे। यानी चाचा कौन होता है? अपने पापा के छोटे भाई यानी अंकल। तो सिंस ही वॉज नॉट परफेक्ट फॉर द टू बिकम अ किंग एट दैट टाइम, they decided, all the important persons, ministers in the kingdom decided, let his father's younger brother यानी उनके चाचा ही किंगडम को संभाले, राज्य को संभाले। मनुज ने, his name was मनुज, मनुज ने राज करना आरंभ कर दिया। he started ruling the kingdom। पर कुछ ही दिनों में चिल्ड्रन उसकी नीयत खराब हो गई। ही, नीयत मीन्स क्या है? ही स्टार्टेड बिहेविंग इन अ बैड, यानी नीयत यानी खराब सोचने लग गया। ठीक है, तो अब वह गद्दी छोड़ना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द थ्रोन। यह तब भी संभव था जब भोज इस दुनिया में न रहे। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन हिज ब्रदर्स सन इज नॉट देयर इन द लाइफ। ईदर इफ ही हैज टू बिकम अ किंग, ही हैज टू किल द सन, है ना। तो वह भोज को मारने की योजना बनाने लगा। ही स्टार्टेड प्लानिंग टू किल हिज ब्रदर सन। मनुज का मंत्री नेक और सच्चा आदमी था, यानी द मिनिस्टर ऑफ द मनुज और द किंगडम वॉज रियली वेरी वेरी गुड बाई द नेचर एंड ही वॉज वेरी ट्रूथफुल एंड फेथफुल। जब उसने देखा कि मनुज की नीयत खराब हो गई है, when he came to know that he is not fit for, he is thinking something bad about Manuj, not about Manuj, about his brother's son, तो उसे पता चल गया, तो उसे भोज पर दया आ गई। He started feeling pity on the युवराज किंग। वह भोज को बचाने की युक्ति निकालने लगा। He started to find the solution to the small king who is going to be the king, है ना, जो जिसके पापा का बेटा है। तो चाचा की नीयत खराब हो गई थी, तो वो अपने भाई के बच्चे के बारे में मारने के लिए प्लानिंग कर रहा था। ओके, सो आप लोगों को समझ में आ गया ये पैसेज? यस। तो नीयत आदमी की देखो कैसे भी ऐसे ऐसे स्थानों पर, सर्कमस्टेंसेस पर नीयत खराब हो जाती है। वी शुड नेवर, नीयत का मतलब, असली मतलब है कि वी शुड एक्चुअली बी सिंसियर एंड फेथफुल चिल्ड्रन। वी शुड नेवर बी अनफेथफुल। ठीक है, तो हमेशा जो कार्य करते हैं, वी हैव टू बी सिंसियर एंड लॉयल और फेथफुल, वी कैन से, टुवर्ड्स द वर्क। ओके, सो पहला प्रश्न है, भोज कहाँ का राजा था? भोज कहाँ का था राजा? बताइए। उज्जैन का राजा था, है ना। यस, भोज उज्जैन का राजा था। भोज किनका सम्मान करता था? यानी भोज यानी वहाँ का किंग किसका सम्मान करता था? यस, वृद्धों का या बच्चों का या पंडितों या विद्वानों का या प्रजा का। Yes, the third answer is the right answer. The questions can be asked in this form also. You will be given 4 options and you have to select the right answer. This is the second example. ठीक है, so पंडित, third option is the correct answer. पंडितों और विद्वानों का। तीसरा प्रश्न है, राज्य के मुख्य व्यक्तियों ने क्या सलाह दी? Since the king died and his son was of the small age, what decision did the ministers take? भोज को राजा बनाने की या मनुज को कार्यभार सौंपने की या भोज को मारने की या मनुज को मारने की? They thought about the second option, है ना, मनुज को कार्यभार सौंपने की। Until the Raja's son reaches the age to become a king, his uncle will be given to look after the kingdom. Fourth question, भोज को कौन बचाना चाहता था? Who wanted to save the small young king, young boy, यानी who had to be the king? भोज के मंत्री या मनुज या भोज के पिता या प्रजा? Yes, भोज के मंत्री. The first option is the right answer, children. The minister wanted to save the boy. Fifth question, राजा शब्द के उचित पर्यायवाची चुनिए। पर्यायवाची हम सबको पता है, हमने वीडियो भी बनाया था। What do you mean, children? Yes, it means synonym, समान अर्थ वाले शब्द। तो सोचिए राजा के समान अर्थ वाले क्या शब्द हो सकते हैं? यहाँ पे देखो, नृप मृग दिया है। मृग मतलब लायन होता है, नृप तो ठीक है, बट मृग का मतलब लायन होता है, तो ये सही नहीं है। दूसरा, राजा और महान, ये भी सही नहीं है, क्योंकि राजा का ही हमें उत्तर देना है, तो राजा नहीं लिख सकते। और महान मीन्स ग्रेट। सम्राट और उदार, ये भी नहीं हो सकता। नृप नरेश,
यही सही उत्तर है, यानी नृप और नरेश दोनों का मतलब ही राजा है. So the fifth answer, I mean the fourth answer is the right option for this question. I hope you all have understood, children, है ना. तो we will be also discussing one of the paragraph from the exercise which will also be given as a notes of lesson in your next notes of lesson. Okay, so ये एग्जाम्पल हो गया है और अभ्यास का फर्स्ट एक्सरसाइज भी हम डिस्कस कर लेते हैं. द आंसर्स विल बी रिटन एंड द नोट्स विल बी गिवन टू यू. ओके, सो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ बच्चों, तो इसके उत्तर आप लोग बताओगे मुझे. किसी गांव में एक महान और ज्ञानी पंडित रहते थे. वे बहुत ही बुद्धिमान माने जाते थे. गांव के प्रधान, प्रमुख व्यक्ति, सेठ आदि सभी अपने बच्चों को उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे. ठीक है, सभी उनका सम्मान करते थे. एवरीवन यूज्ड टू रेस्पेक्ट. किसी गांव में एक महान और ज्ञानी पंडित रहता था. अ ग्रेट पर्सन, अ नॉलेजेबल पर्सन यूज्ड टू लिव. वे बहुत ही बुद्धिमान, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. गांव के प्रधान, प्रमुख, द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द कम्युनिटी ऑल्सो रेस्पेक्टेड हिम. व्यक्ति, सेठ आदि सभी अपने बच्चों को, एवरीवन यूज्ड टू सेंड देयर सन टू गेन नॉलेज फ्रॉम दिस किंग, यानी इस पंडित से ग्रहण करने के लिए भेजते थे. तो उनका सम्मान, सभी उनका सम्मान, एवरीवन यूज्ड टू रेस्पेक्ट हिम. उनकी एक पुत्री थी. ही हैड अ डॉटर. वह बहुत ही सुंदर, सुशील व गुणी थी. शी वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, हैड गुड क्वालिटीज. पंडित जी को उसके विवाह की चिंता सता रही थी. ही वॉज गेटिंग वरीड हाउ टू गेट मैरिड हिज डॉटर. उन्होंने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया. ही थॉट ऑफ टेकिंग अ स्मॉल टेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु कम्स टू हिम. ओके, कि देखना चाहते थे कौन बहुत अच्छे है. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिष्य से वे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे. whoever gets out, whoever wins this exam or gets good result in this exam is going to get married to his daughter. उन्होंने सभी शिष्यों को परीक्षा और विवाह के विषय में बताया. He told about this thing to all the students. पंडित जी ने पहले ही सबको बता दिया कि वे दहेज नहीं देंगे. He told everyone that he is against the dowry and he is not going to give dowry to any one of them who is going to marry his daughter. उन्होंने विवाह के लिए एक शर्त रखी. He also kept a promise, यानी एक शर्त यानी कंडीशन रखा था. जो शिष्य अपने घर में सबसे अधिक सुख सुविधा का सामान एकत्रित कर लेगा वही उसकी पुत्री का दूल्हा होगा. He said that whoever is going to get many things which is comfortable and relaxable in his house, that person is only going to get married to his daughter. तो आइए जानते हैं प्रश्नों के उत्तर. पंडित जी कैसे थे? क्या है उसका उत्तर? पंडित जी बहुत महान और ज्ञानी थे और बुद्धिमान भी थे. गांव के सभी बच्चे पंडित जी के पास क्यों आते थे? शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे. वेरी गुड. पंडित जी की पुत्री कैसी थी? हाउ वॉज हिज डॉटर? पंडित जी की पुत्री बहुत ही सुंदर, सुशील व गुणवती या गुणी थी. ठीक है. द फोर्थ क्वेश्चन, पंडित जी अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? वाई डिड ही वॉन्ट टू टेक द टेस्ट? उनकी परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? बिकॉज ही वॉन्टेड अ सुटेबल सन, सुटेबल पर्सन, ग्रूम फॉर हिज डॉटर, इजंट इट? तो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए वो उचित शिष्य चाहते थे और इसीलिए उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, है ना. लास्ट क्वेश्चन, पंडित तथा पुत्री शब्दों के लिंग बदलिए. एज आई सेड, द लास्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म. अब यहाँ पे पूछा गया है लिंग बदलिए, जेंडर्स यू हैव टू से. सो पंडित यानी क्या है? पंडित यानी सेंट जिसे कह सकते हैं, तो उसका क्या होगा? पंडिताइन. ठीक है, लिंग उसका होगा, उत्तर होगा पंडिताइन. और पुत्री, डॉटर, उसका क्या होगा? डॉटर सन, है ना. तो उसका लिंग होगा, द अदर जेंडर विल बी सन. तो आई होप you all have understood, children, how to answer the unseen passages whenever it is given in your tests or exams.
Please, these exercises are to read, write and practice. So आशा करती हूँ कि आप लोग घर में बैठ के ये सब प्रैक्टिस करेंगे चिल्ड्रन. I will hope to see you all in the next video very soon. Till then, have a good day, good time.